प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। पूर्व के वीडियोस में हमने बिहारी के विषय में बात की है और इस वीडियो में भी हम कवि बिहारी की काव्यगत विशेषताओं के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। हमने देखा कि बिहारी रीतिकाल के कवि थे और उन्होंने रीतिकालीन परंपरा के अनुसार प्रयास करते हुए लक्षण ग्रंथ नहीं लिखे और न ही आचार्यत्व का निरूपण किया। रीतिबद्ध कवियों में उनकी गिनती नहीं की जाती है, परंतु उन्होंने अपने काव्य में बहुज्ञता दिखाते हुए ऐसे ऐसे विषयों को मुक्त रूप में रखा कि उनका महत्व रीतिकाल में बहुत अधिक है। उन्हीं बिहारी कवि की विशेषताओं को आज हम क्रमबद्ध तरीके से इस वीडियो में बात करते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास में भक्ति काल स्वर्ण काल कहलाता है, क्योंकि भक्ति काल में हिंदी काव्य का बहुमुखी विकास हुआ और भक्ति काल के भक्त एवं संत कवियों ने अपनी रचनाओं में मानव हृदय को स्पर्श करने वाली एवं मानव मात्र के प्रति सहानुभूति रखने वाली ऐसी रचनाओं को अंकित किया, ऐसी भावनाओं से भरी हुई रचनाओं को अंकित किया जिनसे सामाजिक संकीर्णता दूर हुई, जनता मानवता की ओर उन्मुख हुई और शील, शक्ति तथा सौंदर्य से संपन्न उस अलौकिक सत्ता की ओर सहज आकर्षण उत्पन्न हुआ। इसी तरह रीतिकाल में भी कवि की दृष्टि जो है वो बदली और इस समय कविजन मानवता की ओर उन्मुख न होकर किसी राजा अथवा व्यक्ति विशेष की ओर उन्मुख होने लगे। अलौकिक सत्ता के सौंदर्य का चित्रण न करके रूप गुण संपन्न नारी और उनके सौंदर्य का निरूपण करने लगे। आध्यात्मिकता से दूर उनका मन सांसारिकता और विलासिता के गीत गाने लगा और उन्होंने ईश्वरीय विभूति का विवेचन न करके मानव के ऐश्वर्य और वैभव का गुणगान किया। दैवीय कार्यों का चित्रण न करके स्त्री और पुरुषों के श्रृंगार का चित्रण किया। इस युग में ललित कला का अत्यधिक विकास हुआ और मुगल शासकों की कलापूर्ण रुचि के कारण स्थापत्य, मूर्ति, संगीत आदि ललित कलाएं चरमोत्कर्ष पर पहुंच गई। इस युग की सहज प्रवृत्तियां अपने चरमोत्कर्ष पर दिखाई देती हैं। हम रीतिकाल की सामान्य प्रवृत्तियों का निरूपण करते हुए बिहारी के काव्य में उनके चरम विकास को दिखाने की चेष्टा करेंगे और रीतिकाल की प्रवृत्तियों में बिहारी किस तरह रमे हुए थे इस बात की भी चर्चा करेंगे। रीतिकाल की प्रथम विशेषता है, प्रवृत्ति है राज्याश्रयता, यानी राज्य के आश्रय में पलने वाले कवि, यानी हर कवि किसी न किसी राज्य के आश्रय में रहता था। रीतिकाल के कवि न तो निर्जन प्रदेश, तीर्थ स्थान, गिरी या कंदरा या देव मंदिर में रहना पसंद नहीं करते थे और न ही किसी प्राकृत जन के गुणगान करने में उनकी रुचि थी, बल्कि सामंतकालीन वातावरण में पालन पोषण होने के कारण राजा महाराजाओं के सुसज्जित महलों में रहना उन्हें अच्छा लगता था तथा किसी अलौकिक सत्ता की अपेक्षा लौकिक सत्ता और प्राकृत जन का गुणगान करना वे अपना सौभाग्य समझते थे। अमूमन ये देखा गया है कि साहित्यकार या कवि आदि या तो आध्यात्मिक सत्ता के भजन गाते हैं, उनकी आराधना करते हैं और वो इसी में अपने आप को धन्य मानते हैं, लेकिन रीतिकालीन कवियों ने आध्यात्मिकता से दूर होकर राजा महाराजाओं की शरण को अच्छा समझा और वहीं से उन्हें धन और यश की प्राप्ति होती थी। राजाओं के दरबारों में आकर इनकी प्रतिभा प्रस्फुटित होती थी और इनके समीप रहने से ही इनकी वाणी का श्रृंगार होता था। उस समय में यदि कोई कवि या साहित्यकार
राजा के आश्रम में न रहकर साधारण जनता के मध्य निवास करता हुआ कुछ रचना करता था तो उसे न तो समाज में आदर प्राप्त होता था, न ही धन और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती थी। इसलिए प्राय सभी रीतिकालीन कवि किसी न किसी राजा के दरबार में रहकर अपनी रचनाएं प्रस्तुत किया करते थे। जैसे महाकवि केशव ओरछा नरेश इंद्रजीत के दरबारी कवि थे और महाकवि बिहारी जयपुर नरेश मिर्जा राजा जयसिंह के दरबारी कवि थे। कवि मतीराम बूंदी नरेश भाव सिंह के आश्रित होकर रहे और कवि भूषण छत्रपति शिवाजी के दरबारी कवि बने। रीतिकाल के इन सब महान कवियों में बिहारी ने सर्वाधिक ऐश्वर्य और यश अर्जित किया। ऐसा कहा जाता है कि बिहारी के प्रत्येक दोहे पर उन्हें एक एक अशर्फी मिलती थी और छोटे छोटे दोहे को सुनकर सभी कलामर्मज्ञ और सहृदय दरबारी जन गदगद हो जाते थे, क्योंकि इसका कारण था कि बिहारी ने नहीं पराग नहीं मधुर मधु वाले दोहे से काम में डूबे हुए राजा जयसिंह को इस प्रकार से जागृत कर दिया कि वे राजकाज देखने को विवश हो गए। बिहारी की कविता में अद्भुत शक्ति थी, जिसने बिहारी को अद्भुत रस और अपार धनराशि प्रदान की। बिहारी की विशेषताओं में दूसरी विशेषता है सांसारिकता, यानी भक्तिकालीन कवि यद्यपि राजनीतिक दास्ता के शिकंजे में फंसे हुए थे, तथापि उनके हृदय में आध्यात्मिकता की आभा सदैव दैदीप्यमान रहती थी। किंतु रीतिकालीन कवियों के हृदय से यह आध्यात्मिकता सदैव के लिए लुप्त हो गई और वे सामंत युगीन वैभवपूर्ण वातावरण में रहते रहते पूर्णतया सांसारिक हो गए। उनका आध्यात्मिक तेज सदैव के लिए सांसारिकता के अंधकार में विलीन हो गया। उनके हृदय पर राजाओं के ऐश्वर्य एवं धन ने ऐसा प्रभाव स्थापित कर दिया कि वे यथा राजा तथा प्रजा की कहावत को चरितार्थ करते हुए रात दिन सांसारिक भोग विलास, ऐशो आराम और सांसारिकता में ही लीन रहने लगे। अपने काव्य द्वारा पर्याप्त धन उपार्जन करने लगे। इस दिशा में बिहारी ने सर्वाधिक ख्याति प्राप्त की और उन्होंने परम सत्ता के अलौकिक कार्यों के स्थान पर नायक नायिकाओं के सौंदर्य चित्रण को अधिक आवश्यक समझा। इसलिए बिहारी के काव्य में आध्यात्मिकता के स्थान पर सांसारिकता का वर्णन मिलता है। जहाँ कहीं बिहारी के भक्ति संबंधी दोहों में थोड़ी बहुत आध्यात्मिकता दिखाई देती है, वह केवल राधा कृष्ण को सुमिरने का बहाना है। बिहारी की अगली विशेषता है विलासिता। रीतिकालीन काव्यों में तत्कालीन राजाओं के ऐश्वर्य और भोग विलास का चित्रण अधिक मिलता है। प्राय रीतिकाल के सभी कवि अपने आश्रयदाताओं के शीश महलों, उच्च अट्टालिकाओं, झाड़ फानुसों, कुसुमित कुंजों, शीतल फव्वारों, सुरभित उद्यानों और क्रीड़ा पर्वतों आदि के वर्णन में ही लीन दिखाई देते हैं। बिहारी ने भी अपने विलासप्रिय जयपुर नरेश मिर्जा राजा जयसिंह के सुरम्य शीश महल का वर्णन किया, जो आमेरगढ़ में बनवाया गया था, जिसमें ऐसे छोटे छोटे शीशे जड़े हुए थे जिनमें प्रतिबिंब पड़ते ही एक व्यक्ति के अगणित रूप दिखाई देते थे। बिहारी ने विलासी लोगों को सन के खेत, वन के खेत, ईख के खेत, अरहर के खेत आदि जहाँ वे गाँव में रहा करते थे और घनी लताओं से आच्छादित जो सघन कुंज थे, उनका भी विवरण प्रस्तुत किया है। इतना ही नहीं, बिहारी ने वस्त्रों का, यानी जो उनके आश्रयदाता थे, उनकी विलासिता के चित्रण करते हुए अर्गजा, चंदन, केसर आदि अंगराग
मोतीमाला, मणियों के हार, आभूषण और झीने पारदर्शी वस्त्रों आदि का भी वर्णन किया है और ये दिखाया है कि किस प्रकार उनके नायक ऐश्वर्यपूर्ण जीवन बिताते थे। कहीं कहीं उन्होंने वर्षा से उमड़ते हुए बादलों की छटा भी निहारते हुए उन्हें दिखाया है। इस तरह बिहारी ने तत्कालीन जीवन में व्याप्त विलासिता का जीता जागता चित्र अंकित किया है। धन्यवाद।